हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आंसर। दोस्तों सबसे पहले यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फिलिप्स HD 4929 पावर सप्लाई वोल्टेज बताइए। दोस्तों जो इंडक्शन होती है फिलिप्स कंपनी का हो या हेवल्स कंपनी का हो या उषा कंपनी का हो, जो पावर सप्लाई की वोल्टेज होती है सबकी सिद्धांत एक ही रहती है। आप उसको पावर सप्लाई इनपुट में 300 वोल्ट DC दोगे तो दो आउटपुट करेगा, एक जो करेगा 9 वोल्ट और एक करेगा 18 वोल्ट। जो 9 वोल्ट करेगा आगे जाके 7805 एक रेगुलेट ऐसी लगी रहेगी हुई वो रेगुलेट करेगा 5 वोल्ट को, और जो 18 वोल्ट करेगा वो फैन को क्या करेगा रनिंग करने के लिए जाएगा और पल्स विद मॉड्यूलेशन को स्टैंड बाई कराने के लिए जाएगा। ओके, हर इंडक्शन का यही सिद्धांत होता है। और जो फिलिप्स कंपनी का मॉडल नंबर मेरे से पूछो 4929, इसमें दो एरर कोड आती है पावर सप्लाई की, एक आती है E4 का और एक आती है E5 का। जो E4 का एरर कोड रहेगा वो हाई वोल्टेज का रहेगा, 255 से अगर ऊपर AC वोल्टेज रहेगा तो E4 दिखाएगा, और जो लो वोल्टेज का रहेगा अगर 180 वोल्ट AC रहेगा वो लो वोल्टेज का E5 दिखाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि इंडक्शन में कोई और IGBT आता है क्या जिसका PNP या NPN ऐसा कोई IGBT होता है क्या? तो इंडक्शन में ऐसा कोई IGBT नहीं आता जो PNP हो या नहीं NPN। IGBT आता है P टाइप का N टाइप का, बट इंडक्शन में ऐसा कोई यानी समझ लो इस प्रकार का IGBT नहीं आता है जी। ओके, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि राज भाई आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मेरे पास जो नॉर्मल रेजिस्टेंस वाली इंडक्शन आती है मैं उसके E3 एरर मतलब हाई वोल्टेज वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, उसके जगह पे 270 ओम की रेजिस्टेंस की जगह पे 470 ओम लगा देता हूँ, बट SMD में क्या। तो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया, तो इनका मैं आंसर शॉर्टकट में देना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप मान लो कि जो मेटल ऑक्साइड फील्ड रेजिस्टेंस रहता है वहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू को कम ज़्यादा कर देते हो, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, SMD रेजिस्टेंस में। तो SMD रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो आप प्रॉब्लम को रिपेयर करते हो बहुत ऐसे टेक्नीशियन भाई करते हैं, जैसे बहुत अच्छी मैकेनिक्स उसको कर पाएंगे जो आप कर रहे हो। तो उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के जो मान लो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए जो वी गार्ड का कंपनी का इंडक्शन होता है V2 का होता है, उसमें लगभग 120 के का लगा रहता है। तो वहाँ पे भी आप जो मेटल ऑक्साइड का रेजिस्टेंस आता है, जो मेटल वाला रेजिस्टेंस रहता है या कार्बन रेजिस्टेंस, वहाँ पे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा लगाने में आपको दिक्कत होगी लेकिन वहाँ पे भी काम करेगा। ये भी एक कोशिश करना कि आप हाफ वाट में रेजिस्टेंस मत लगाना, 1 वाट या 2 वाट में रेजिस्टेंस लगाना। कुछ दिन के बाद में अगर आप मेरे को कमेंट बताओगे कि आप कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस मंगाऊंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि राज भाई एनालॉग मल्टीमीटर को कैसे पढ़ते हैं, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइए। तो मैं तैयारी कर रहा हूं एनालॉग मल्टीमीटर के वीडियो बनाने के लिए, बट थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से लोग इंडक्शन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गर्म पानी और काढ़ा उसी में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके नाम से मेरे पास भी इतना सारे काम आ रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है अभी। इसके नाम से जैसे वर्कलोड कम होता है तो मैं उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, 2-3 पार्ट में बनेगा। जो 3 वीडियो को आप देखोगे तो आसानी से उस मल्टीमीटर को यूज करना सीख जाओगे। ओके जी, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि फिलिप्स का इंडक्शन HD 4928 मॉडल, इसमें 5 मिनट चलने के बाद E3 का एरर कोड आ रहा है और IGBT भी चेंज करके देख लिया फिर भी E3 आ ही रहा है। ओके, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगा। IGBT सेक्शन की प्रॉब्लम है और 5 मिनट के बाद एरर कोड आ रही, रनिंग इसको बोलते हैं। तो IGBT के पास में एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है जो SMD पैकेज में आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहता है RT1। गौर से देखना और पीक में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे देख लो। वो उसको क्या करना, रिप्लेसमेंट कर देना, और 100% में 100% बोल रहा हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर जरूर हो जाएगा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिप्स का इंडक्शन HD 4938 है, ऑन करने पे E4 का एरर आ रहा है, IGBT भी चेंज करके देख लिया, कैपेसिटर भी चेंज करके देख लिया। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर दे रहा हूँ। कोई सा भी कंपनी का एरर कोड है, आप सेक्शन बाई सेक्शन चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप भटक जाते हो। आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रहा है। तो पावर सप्लाई में जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस लगी रहती है, 4 रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा सीरीज में 2-2 करके, ठीक है। वो रेजिस्टेंस को आप रिप्लेसमेंट करना है। अगर आपके पास मान लो मल्टीमीटर है, आपको चेक करने नहीं आता है या आपको वोल्टेज चेक करने नहीं आता है, तो आपको वहाँ पर आँख बंद करके चारों रेजिस्टेंस को चेंज कर दो, आपका E4 का जो एरर कोड है वो दूर हो जाएगा। ओके, ये जो E4 का एरर कोड है आप लिख लेना, हाई वोल्टेज फिलिप्स कंपनी मॉडल, 3 मॉडल में एक ही PCB लगता है, तीनों में वही आएगा। ओके जी, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आज मैं आपके वजह से 99% काम कर लेता हूँ। राहुल
सूरत से। सर एक बार एनालॉग मीटर पे ही वीडियो और वोल्टेज चेक करने का बना दीजिए। राहुल भी आप थोड़ा दिन वेट करो, जैसे ही वर्कलोड कम होगा जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, फिर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज भाई मेरे पास एक बजाज पॉपुलर इंडक्शन में E1 का एरर आ रहा है, 330 के रेजिस्टेंस चेंज कर दिया फिर भी एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो बजाज पॉपुलर मॉडल नंबर आप नहीं बताया, पॉपुलर अल्ट्रा है कि बजाज पॉपुलर है, तो हो सकता है अगर बजाज पॉपुलर अल्ट्रा होगा तो E1 का जो एरर कोड आता है वो पावर सप्लाई सेक्शन की है। पावर सप्लाई सेक्शन में जितने सारे रेजिस्टेंस लगे हैं सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको लगाना है। जो E1 का एरर कोड है वो लो वोल्टेज का एरर कोड है, डिस्प्ले में आपको दिखा देगा 180 वोल्टेज। आप जैसे ही इसको लगाते होगे ना तो डिस्प्ले में आपको 180 दिखाएगा, तभी E1 का एरर कोड आएगा। ओके जी, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कोई सा भी ऐसा तरीका बता दीजिए कि कॉइल के बिना भी IGBT के गेट में 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कॉइल के बिना आप IGBT गेट पे सप्लाई चेक कर सकते हो। ओके, क्योंकि क्या होता है जब तक आप कॉइल नहीं लगाओगे तब तक आपका सर्किट पूरा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर्किट जो होगा पूरा नहीं होगा। तो जो कॉइल का इनपुट और आउटपुट पॉइंट देखते हो वो दोनों का ड्राइव पल्स आता है माइक्रो कंट्रोलर IC के 2 पिन पे। जब तक वो 2 पिन पे पल्स नहीं आएगा तब तक आपके समझ लीजिए IGBT गेट पे पल्स नहीं पहुंचेगा, तो कॉइल लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लो कॉइल नहीं लगाते हो तो आपको 1 से 1.5 वोल्ट जो पल्स होता है पल्स को देना पड़ेगा। और पल्स देने के बाद जब तक उसके ऊपर मेटल नहीं रखते हो ना, वो 2 पिन पे 0 वोल्ट हो जाता है, कुछ वोल्टेज कम हो जाता है, तब तक ही पल्स आउट होता है आपके IGBT गेट के लिए। ये भी सिद्धांत है उसका, बहुत लंबा चौड़ा सिद्धांत है और इसका डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट मैं तैयारी कर रहा हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके जी, हेलो राज सर, थैंक्स यू। मैं 2 साल से आपका वीडियो देखा हूँ। मैंने कम से कम 300 इंडक्शन सर्विस करके आज मैं एक इंडक्शन पायलट बन गया। थैंक्स राज सर। तो दिल से धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि जो आप मेरी वीडियो को देख के इंडक्शन बनाना सीख गए। बहुत ऐसे दोस्त जो होंगे उनको बुरा लगता होगा कि मैं वीडियो जो बनाता हूं उसमें कुछ नहीं सीखते हैं, और बहुत ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं जिनके अंदर में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो काम को सीख गए हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स करने वाले में बहुत कोई काम को सीख गए हैं, और जिनके अंदर में इंटरेस्ट नहीं होता है वो काम को नहीं सीख पाते हैं। बहुत कोई क्या करता है कि इंडक्शन खोलने से पहले कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर तो उसमें था ही, उसमें कॉल कर देता है और कॉल करता है भाई मेरा इंडक्शन में ये प्रॉब्लम है कैसे बनाऊं। तो ऐसा नहीं है, पहले उसको चेक करो। सिद्धांत को आपको सीखना है, सिद्धांत क्या बोलता है। अगर जिस दिन आप सिद्धांत का सीख गए ना तो आपका कोई इंडक्शन आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। मैं अपने बारे में जब मोटिवेशन आपको बताऊँगा ना तो आपको भी लगेगा कि मैं कैसे काम को सीखा था। आज मेरे को भी सिखाने वाला कोई नहीं है। जब मैं काम को सीख रहा था ना उस समय बहुत समझ लो बहुत परेशान होता था, और आप ही लोग जैसे किससे पूछूं उस समय कोई हेल्प करने के लिए ना उस समय यूट्यूब आया था ना उसका इंडक्शन का आज तक बुक ही नहीं मिला। तो जब अपने बारे में बताऊंगा ना कि मैंने काम को कैसे सीखा तो आप ज़रूर काम को सीखोगे, और बहुत लोगों के अंदर में इंटरेस्ट होगा वो मेरे मोटिवेशन वीडियो देख के काम को जरूर सीखेंगे। ओके, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर इंडक्शन का पैनल बोर्ड खराब हो जाए तो दूसरा पैनल बोर्ड कैसे मैच कराए। तो इंपॉर्टेंट, इंडक्शन का पैनल बोर्ड अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरा पैनल बोर्ड जो मैच नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर IC लगी रहती है मेन PCB में, उसके हिसाब से क्या होता है उसमें डेटा और क्लॉक उसका प्रोग्रामिंग होती है किसके? डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से। अब डिस्प्ले कंट्रोल जो पैनल होती है जो उसमें IC लगा रहता है 1668 और 1628, वो दोनों IC क्या होता है LED ड्राइवर IC है, वो सिग्नल पे काम करता है IC, ठीक है। तो अगर मान लो IC ख़राब हो जाता है तो IC अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से लगा सकते हो। अगर IC अवेलेबल नहीं होता है तो मेरे पास से आप ओरिजिनल IC ले सकते हो 1628 और 1668, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो समझ लो प्रॉब्लम कब आता है, तो मॉइस्चराइजर की वजह से ट्रैक कट जाता है या छोटी छोटी जो कंपोनेंट वो टूट जाती है उसके नाम से प्रॉब्लम होता है। तो आप इतना कोशिश कर लो कि किसी का भी पैनल किसी में मैच नहीं करेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज भाई मार्केट से 1800 वाट का चाइना PCB लिया, उसमें E9 का एरर आ रहा है और कुछ देर के बाद ऐसा क्यों? तो PCB ही आपका जो मार्केट से नया PCB लिए उसमें वो सील पैक रहती है। कोई PCB क्या होता है डिफेक्टिव निकल जाती है तो उसको आप रिपेयर करो। जो थोड़ी देर चलने के बाद अगर E9 आ रही है तो IGBT सेंसर को चेक करो या अपने कॉइल को सेंसर को चेक करो। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर मैं त्रिपुरा से हूँ, आपका वीडियो देख के 80% काम सीख गया हूँ। थैंक्स सर, आपका वीडियो का और देखना चाहता हूँ। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख के काम सीख गए, और मैं आप लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो कि इंडक्शन का काम सीखना चाहते हो। बहुत कोई क्या होता है कि मैं
कि इंडक्शन का काम सीख के अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा, तो वो लोग काम नहीं सीख सकते। और बहुत कोई कहता है मैं पहले काम सीखूंगा। अगर आप काम सीखोगे ना तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कि अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मैं जब काम सीख रहा था तो 2000 रुपये की नौकरी कर रहा था, और आज ऐसा हो गया कि मेरे पास इतना काम है कि इंडक्शन का काम अकेले कर नहीं पाता हूँ। तो मैं पैसे के पीछे नहीं भगा था, काम के पीछे भगा था। काम सीखोगे तो पैसा जरूर आएगा, और पैसा के पीछे अगर भागोगे तो काम आपसे होगा ही नहीं। ओके, फिर आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिलिप्स पैनल में पावर ऑन लाइट आती है, पर जैसे सारे स्विच बदलने के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है। किसी पैनल में R3, R4, R5, R6 और 470 की कोई एक रेजिस्टेंस शॉर्ट करने पे भी चल पड़ती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, R3 और R13 फिलिप्स के दो इंडक्शन पैनल की बात करूँगा, एक 4929 और एक 4928। अगर वो दोनों पैनल में अगर R13 रेजिस्टेंस लगा रहता है वहाँ पे 470 का, उसको बाईपास कर दो, या वहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, या आप मान लो 4929 का होगा तो वहाँ पे R3 लिखा होगा तो उसको भी आप बाईपास कर सकते हो, या वहाँ पे समझ लो 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो जो क्या होता है, जो आपका स्टैंड बाई का जो प्रोग्राम होता है वो मेन आईसी में नहीं रहता, डिस्प्ले कंट्रोल आईसी में रहता है। तो उसके नाम से वहाँ पे दिक्कत आती है अधिकतम फिलिप्स कंपनी में, वो भी मॉइस्चराइजर के समय आती है। तो उसको आप शॉर्ट करके बाईपास करके रिपेयर कर सकते हो। लेकिन कोई में शॉर्ट करने के बाद भी नहीं चालू होता है, तो जो वहाँ पे आईसी देखते हो वो आईसी को बाहर निकाल के और वहाँ पे मॉइस्चराइजर आ जाता है, उसको अच्छे से क्लीन करोगे वहाँ पे ट्रैक को, और उसके बाद आईसी को फिर से क्या करोगे, रीसोल्डिंग करोगे तो आपका आसानी से वर्किंग करने लगेगा डिस्प्ले। ओके, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक्स सर। तो मैं श्याम भाई का बहुत फैन हूँ, क्योंकि हर वीडियो में कमेंट करते हैं और हर वीडियो में उनको रिप्लाई करता हूँ। हमारे जो कमेंट बॉक्स वीडियो बनाता हूँ या यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें 3-4 लोग हैं जो उनका मैं फैन बन चुका हूँ, उन लोग को रिप्लाई करते रहता हूँ। अगर उन लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दे, मैं अपने पर्सनल नंबर, मेरे पास टाइम रहेगा तो उनको ज़रूर मैं कॉल करूँगा और उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा भी इंटरेस्ट है कि उन लोग से बात करूँ। क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत होती है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने बारे में बता देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। जब मैंने यूट्यूब में चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय अपना नंबर दे दिया था कि आपको कोई भी दिक्कत है तो कॉल करना। उस समय कॉल आते था ना मेरे पास तो मैं बताता था। अब प्लस थोड़ी देर बाद में कॉल बैक करके पूछता था कि आपका इंडक्शन बना कि नहीं बना। तो अब क्या करोगे, उस समय जो होता था कॉल कम आती थी, लेकिन अब इतने कॉल आने लगे, इतने सारे कॉल आने लगे कि खुद परेशान हो जाता हूँ। अगर किसी को डाउट भी रहता है तो उनको बोलता हूँ भाई एक दिन आप 24 घंटे के लिए आपके नंबर पे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप संभाल लो। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और क्या होता है कि आपको पता होगा कि मैं अभी शनिवार आज है और दोपहर को 4 बज रहे हैं, मैं 2 घंटे के लंच में आता हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे उसी टाइम खाना खाने के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स का वीडियो शूट करता हूँ। और उसके बाद में क्या होता है कि आप लोग ने हमको बिजनेसमैन बना दिया। आप लोगों ने क्या किया, हमसे सामान मंगाना शुरू कर दिया। मैं कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब में वीडियो बनाने के बाद में सामान सेलिंग करूंगा, तो आप लोगों ने भी शुरुआत किया मेरे को बिजनेसमैन बनाने का। तो आजकल क्या होता है, सामान सेलिंग कर रहा हूं तो और टाइम की कमी हो जा रही है। तो बुरा मत मानिएगा, कुछ दिन के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा। जो 10 घंटा का जॉब करता हूँ ना, जॉब छोड़ दूंगा, खुद का पर्सनल अपना शॉप खोलूंगा। उसमें हो सकता है टाइमिंग अगर मिलेगा तो आप लोग से कॉल में कुछ लोग में ओनली फॉर टेक्नीशियन लोग से ही बात करूंगा और ग्रुप भी जरूर बना दूंगा। तो इस वीडियो को डिसलाइक तो मिलेगा, पता है, क्योंकि अपने बारे में ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये कॉपी पेन में नोट कर लो कि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका आसानी से प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। 3906 और 3904 इसके जगह पे 8050 और 8550 कौन से नंबर लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले 3904 जो होता है वो NPN ट्रांजिस्टर है, उसके जगह पे आप 8050 NPN ट्रांजिस्टर लगाना, ये नोट कर लो। 3904 NPN ट्रांजिस्टर 8050 लगेगा और 3906 के जगह पे 8550 लगेगा जो PNP ट्रांजिस्टर है। ये बहुत ऐसे कोई क्या होता है, समझ लो प्रॉब्लम आता है तो उन लोग थोड़ा सा इधर उधर भटकने लगते हैं। और 3904 ट्रांजिस्टर थोड़ा कॉस्टली होती है, तो आप वहाँ पे 8050 और 8550 लगाओ, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आता है। बहुत कोई क्या करता है कि जो 3904 होता है 4 से 5 रुपये का ट्रांजिस्टर, तो अच्छी क्वालिटी का, हाँ क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसके जगह पे वहाँ पे 8050 भी अच्छा से वर्क करता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक हेवल्स में MTX है, उसके डिस्प्ले ऑन करने के बाद ब्लिंकिंग कर रहा है और कुछ देर चलने के बंद हो जाता है, क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, जो ब्लिंकिंग कर रहा है डिस्प्ले, वो 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा होगा। तो 5 वोल्ट जो ड्रॉप कर रहा है ना, उसको आप SMPS को रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें आप क्या कीजिए, जो 7 पिन का IC लगा होगा वहाँ पे 8 पिन का IC डालिए, और वहाँ पे समझ लीजिए जो IC का 3 नंबर पिन होता है वो होता है, समझ लीजिए
फीडबैक, और 4 नंबर जो पिन होता है वो होता है BDD। तो वहाँ पे आपको 18 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ेगा। जो 18 वोल्ट का जीनर कैथोड होगा वो 4 नंबर पे जाएगा और जो एनोड रहेगा वो 3 नंबर पे जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि E4 का एरर कोड आता है, मैंने 200 रेजिस्टेंस है वहाँ पे 220 का रेजिस्टेंस लगाया, कम से कम नहीं हुआ तो 200 का बाजार में नहीं मिलता है। तो एक बात बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जो E4 का एरर कोड आता है तो पहले आप सेक्शन बाई सेक्शन चेक कीजिए, ठीक है। जब रेजिस्टेंस आपको ख़राब मिले, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को जो वैल्यू को चेक कीजिए, ठीक है। अगर चेक करने के बाद रेजिस्टेंस ओपन मिलता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को आपको बदलना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी मन लगे वो रेजिस्टेंस को बदल दे, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगते हैं। कॉइल के इनपुट और कॉइल के आउटपुट के लिए अलग रेजिस्टेंस लगेंगे, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के लिए अलग रेजिस्टेंस लगेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सेक्शन का प्रॉब्लम है तो जितने से रेजिस्टेंस लगे एक एक करके चेक कीजिए। ओके, अगर आपको मार्केट में 200 के रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो मेरे पास 200 के रेजिस्टेंस अवेलेबल है, आप मेरे से मंगा सकते हो। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, गूगल में जाके rajinduction.com सर्च करना पड़ेगा, आपको साइड में दिख जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा जो 1 वाट में मिलेगा। ओके, फिर आगे तरफ बढ़ते हैं। राज भाई मुझे इंडक्शन बनाना सीखना है। तो राजेश भैया आप इंडक्शन बनाना सीखना है तो आप वीडियो को अच्छे से अच्छे देखो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछो, आपको मैं ज़रूर अगले संडे को कमेंट में बता दूंगा, या छोटी सी आप ट्रिक पूछते हो तो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि न्यू प्राइम गोल्ड इंडक्शन कुकर E4 प्रॉब्लम सोल्यूशन प्लीज। तो वहीं आपको बताया कि इस वीडियो में एक बता दिया कि रेजिस्टेंस जितने सारे लगते हैं उसको आप चेक कीजिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ आता है और भांचा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि हर वीडियो में भी कमेंट करते हैं और ये पूछते हैं। तो जो मेरा कंटिन्यू कमेंट करते हैं और मेरा जो फैन है उनके लिए मैं आपका जो नंबर है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मेरे पास टाइम निकाल के आपसे ज़रूर बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपका भी मैं फ़ैन बन चुका हूँ। ओके, तो इनका एक क्वेश्चन है कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुआ करें, आपने ऐसे ही वीडियो पे प्यार बनाइए रहिए और हमसे भी थैंक्स। तो देखिए आज के वीडियो में तो थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में शेयर कर दिया, आप लोग बुरा मत मानिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं करूँगा। अगर हम चाहेंगे तो अपना एक घर बन जाएगा, परिवार बन जाएगा। और मैं आप लोग का भी बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, जो आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरा 2 चीज़ बस गलती किया लाइफ में। क्या चीज़? एक चीज़ अपने यूट्यूब में नंबर देके, और मैं अगर आप लोग भी अगर नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब में कभी मोबाइल नंबर मत देना। अगर आप नंबर दोगे तो आपका चैनल आगे नहीं बढ़ेगा और नहीं आप सुकून से काम कर सकते हो। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैं भी घर में बैठा नहीं रहता, मैं भी अपने शॉप पे काम करता हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के लोग होंगे हमारे शॉप में भी आते हैं, तो उन लोग को पता होगा कि हमारा काउंटर जो होता है ना, अगर एक इंडक्शन रिपेयर करता हूँ तो 2 कस्टमर खड़े रहते हैं कि मेरा बारी कब आएगा। आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग आके देख सकते हो। और बहुत ऐसे लोग हैं कि हमारे पास आ भी चुके हैं और उन लोग को मैं बोलता हूँ कि आप लोग आते हो तो थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्मेशन करके, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है, मैं खुद रेंट में रहता हूँ। तो जैसे जैसे होगा कुछ दिन के बाद मैं जब अपना शॉप खोलूँगा तो ट्रेनिंग सेंटर डालूंगा, और ट्रेनिंग सेंटर डालने के बाद में हो सकता है आप लोग को मैं बुलाऊँ और ट्रेनिंग दूँ ओनली फॉर फ्री कॉस्ट में। कुछ पैसा नहीं लूँगा, बस अपना रहने और खाने का मैं खुद व्यवस्था कर दूँगा, उसका ही पैसा आप पे कर देना। बाकी आपको सिखाने का पैसा मैं खुद नहीं लूँगा। अगर आपको सीखते हो अच्छे काम से आपको जितना मन लगे 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक आप दे सकते हो। अगर आपको नहीं देने का मन करता है तो बस अपना आशीर्वाद देके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना दुआ करना कि मेरे को भी कोई नहीं सिखाया, बहुत स्ट्रगल किया सीखने के लिए, तो आप लोग को भी मैं चाहता हूँ कि एक सिखाऊं और आपसे बिना पैसा का। तो कुछ दिन का इंतजार करो, खुद का शॉप खोलने दो। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर प्लीज मेक द पैकेट विद द ऑल स्पेयर पार्ट्स, कीप प्राइस द 2015 so that small mechanic like mean the odd parts like on the type IGBT transistor capacitor resistance micro switch और the श्यामलाल नॉर्थ फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, आपका मैं आंसर देना चाहता हूं और मैं भी चाहता हूं कि छोटे छोटे जितने भाई टेक्नीशियन लोग हों उनको भी स्पेयर पार्ट्स में अवेलेबल कराऊं। तो अगर आप मान लो कि छोटे मैकेनिक हो, अगर आपको जो पार्ट्स चाहिए तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर आप लोग नहीं समझ पाते हो तो मैं बताऊंगा कि नए मैकेनिक के लिए कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए, और उनके साथ में कुछ गाइडलाइन भी दूंगा, कुछ पेज बनाऊंगा कॉपी में और उसमें लिखा भी रहेगा कि इंडक्शन को पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं, कुछ कंपोनेंट के बारे में लिखा रहेगा कि इसको कैसे चेक करेंगे, क्या काम करता है। छोटी सी बेसिक बुक बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल के बनाऊंगा और उसके साथ में आपको मैं जरूर दूंगा, तो थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। ओके, फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि राज भाई मुझे प्रेस्टीज 3.V2 PCB मिलेगा क्या? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
देखिए मेरे पास कॉलिंग में और व्हाट्सएप में बहुत ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास हेवल्स का ये पीसी मिलेगा, प्रेस्टीज का ये पीसी मिले क्या, तो वो सब चीज़ को मैंने आपका जो डाउट है उसको दूर कर दिया एकदम। अगर मेरे पास जो भी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है वो गूगल में डाला हुआ है, उसको देखने के लिए लिंक भी दे दिया हूँ, और या आपको rajinduction.com को सर्च करके जितने सारे स्पेयर पार्ट्स आप देखोगे उसमें आउट ऑफ स्टॉक रहेगा वो मेरे पास अवेलेबल नहीं आएगा, अगर जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहेगा वो मेरे पास मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे देख लो, और ऑर्डर देने का भी तरीका उसमें आप पढ़ लेना, पहले उसमें दे दिया है कि कैसे ऑर्डर करेंगे, बस वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके जी। राज भी मेरा प्रेस्टीज PIC 22 पॉइंट में लगाते हैं E1 का एरर कोड आ रहा है, और IGBT कलेक्टर पे वोल्टेज 260 आ रहा है। मैं 5 UF कैपेसिटर भी चेंज करके देख लिया, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नए लोगों के लिए भी अच्छा है कि E1 का एरर कोड आ रहा है, IGBT कलेक्टर पे कितना है 260 वोल्ट, तो AC वोल्टेज आपके पास हो सकता है कम हो। अगर मान लो AC वोल्टेज आपके पास 180 होगा तो E1 का एरर कोड आएगा। तो उसको चेक करने के लिए आप पहले AC सप्लाई को चेक करो, उसके बाद अगर मान लो AC सप्लाई आपका सही रहेगा तो मेन लीड वायर का कभी कभी प्रॉब्लम आता है, ऐसे बहुत कम आता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो मेन लीड जो होता है उसको आप चेंज करके देखो। ओके। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि राज भाई इंडक्शन कुकर SMPS सर्किट में प्रीसेट का क्या काम होता है। तो इंडक्शन कुकर के PCB में प्रीसेट लगा रहता है, बट SMPS में उसको नहीं बोल सकते। आप उसको ट्रिक को चेक करोगे ना तो वो IGBT को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। वहाँ पे प्रीसेट से क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अपने IGBT के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यानी समझ लो अगर आपको कम एम्पियर यानी कम गर्म करना है तो प्रीसेट की रेजिस्टेंस को वैल्यू को क्या करोगे, कम करोगे तो कम गर्म होगा, और प्रीसेट की रेजिस्टेंस को वैल्यू को ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा गर्म होगा। किसी कंपनी में अपोजिट रहती है, तो उसको देखने के साथ में एम्पियर मीटर लगा के करना, क्योंकि किसी में अपोजिट होती है, किसी में एंटी क्लॉक होती है, किसी में क्लॉकवाइज होती है। तो वहाँ पे आप प्रीसेट को क्या करोगे, क्लॉकवाइज घुमा के देख लेना कि एम्पियर ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लेना कि एम्पियर ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। ओके। उसको पावर सप्लाई के लिए नहीं लगाते हैं, उसको अपने IGBT के जो गेट होता है उसको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। ओके जी। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सूर्या इंडक्शन मॉडल इंडक्शन PR प्रॉब्लम डिस्प्ले ऑन ऑफ और टच द इंडक्शन नो प्लीज। तो टच पैड के इंडक्शन मॉइस्चराइजर की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे PF वगैरह लगा रहता है, वहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट करके आपको देखना पड़ेगा। ओके। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज बाबू यूट्यूब चैनल में हर समय आपका वीडियो देखता हूँ और रोटी रोजी कमाता है, मेरे आशीर्वाद बहुत बड़ा आदमी बनोगे। एक आदमी मेरे आशीर्वाद से एक आंसर जरूर दीजिएगा। फिलिप्स मॉडल नंबर 4938 में E4 का एरर को रिपेयर कैसे करेंगे, प्लीज़ मेरे को आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास मान लो E4 का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे आप R26, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और पीक भी बता देता हूँ। अब पीक में वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन का PCB सेम आपके पास होगा, और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखा रहता है वहाँ पे लिखा रहता है R26 R20 ऐसे करके। अगर आपको वोल्टेज चेक करना आता है तो आप चेक कर सकते हो, या चारों रेजिस्टेंस को रिप्लेसमेंट करके देख सकते हो। आपको रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का और सेम वाट का लगाना है, नहीं तो आपका वर्किंग सही से काम नहीं करेगा। ओके। फिर एक क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, सन फ्लेम इंडक्शन में डाउन स्विच बदलने के बाद भी डाउन स्विच काम नहीं कर रहा है, तो उसका ट्रैक चेक कीजिए, ट्रैक कटा होगा। ओके। तो दोस्तों आज का यहीं पे कमेंट बॉक्स का वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा, क्योंकि इसमें डिसलाइक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज मैं काम का बात नहीं किया, कुछ अपने बारे में बताया हूँ, तो दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। जिनको अगर बुरा लगा होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती को जरूर सुधार लूँगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर इंडक्शन से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा।